हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं जो कि है कि यूनिवर्सिटीज़ के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको आपने किस तरीके से आंसर करना है। कुछ टिप्स भी आपको मैं बताऊंगी उस बारे में। तो जो प्री कैस इंटरव्यू, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, ओके, इसके बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं। ज़्यादातर प्री कैस इंटरव्यू ही इसे कहा जाता है या यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी बोला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें एक ही हैं। ये इंटरव्यू जो होता है ये यूनिवर्सिटी लेती है आपसे। आपके दो इंटरव्यू हो सकते हैं। नंबर 1 इंटरव्यू आपका होता है कैस लेटर आने से पहले, जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। और एक इंटरव्यू होता है जब आप अपनी वीज़ा की फाइल लगा देते हो और एम्बेसी आपका एक इंटरव्यू लेती है। वीज़ा इंटरव्यू से बोलते हैं या एम्बेसी इंटरव्यू भी जिसे कहते हैं। तो ये दो तरह के इंटरव्यूज हैं। प्रिटी मच सिमिलर ही इसमें सवाल पूछे जाते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ सिर्फ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के बारे में बात करूंगी और वीज़ा का से जो रिलेटेड इंटरव्यू है उसमें कमोबेश सवाल सारे यही होते हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे किसी किस्म का। तो चलें शुरू करते हैं। 3-4 मेजर कैटेगरीज हैं क्वेश्चंस की जो वो आपसे पूछेंगे। 15 से 20 मिनट का यूजुअली इंटरव्यू ये वाला होता है आपका। ठीक है, यूनिवर्सिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे। स्टार्ट वो करेंगे, सबसे पहले आपसे वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस का सेक्शन होता है। उसके बाद आपसे वो यूनिवर्सिटी और कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद वो आपकी जो है नॉलेज ऑफ द सिटी, नॉलेज ऑफ द सराउंडिंग्स वो पूछते हैं। उसके बाद सेक्शन हो जाता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ों का। और इस तरीके से इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होता है। तो सबसे पहले जब इंटरव्यू शुरू होगा वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, ये क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। यूजुअली वो आपसे एक सवाल पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने उसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें बतानी है। अपनी हॉबीज़, अपना स्टार, आपको क्या पसंद है खाने में, ये सब चीज़ें आपने वहाँ नहीं बतानी। आपने जस्ट टू द पॉइंट बात करनी है कि मेरा नाम ये है, मैं इस कंट्री से बिलोंग करता हूँ और मैंने इस आपकी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बस आपने देनी है। जितना वो आपसे पूछें उतना ही आपने बताना है। आपने उस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी जिससे कि आपका जो एग्जामिनर है या जो इंटरव्यूअर है वो कंफ्यूज हो जाए और उसे वो डिसाइड करने में आपके एप्लीकेशन को मुश्किल उसको आए। ठीक है, इन पर्सनल क्वेश्चंस के बाद वो मूव ऑन फटाफट ही कर जाते हैं यूनिवर्सिटी रिलेटेड और कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस में। उसमें वो आपसे सवाल पूछेंगे कि व्हाई यू हैव चूजन दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यू हैव चूजन दिस कोर्स, व्हाट इज योर पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन दिस कोर्स, व्हाट मॉड्यूल्स डू यू लाइक, what is the length of your degree program in which you are trying to apply, when is your course is starting, what is your course end date, how long, what is the duration of your course, 1 साल का है, 1.5 साल का है, जो भी है तमाम इंफॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए अपने यूनिवर्सिटी के कोर्स के बारे में। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट अदर यूनिवर्सिटीज हैव यू अप्रोच्ड बिफोर अप्लाइंग हियर, व्हाट अदर कोर्सेज हैव यू लुक्ड before deciding on to study this course, and why this specific course, how this course is related to your past study experience or your work experience. फिर उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि why you think that this course is यूजफुल फॉर योर सेल्फ टू अचीव योर फ्यूचर करियर गोल्स। ठीक है, ये तमाम सवाल वो आपसे पूछते हैं। फिर अगर वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि फील्ड चेंज करें, यानी कि पहले कुछ और पढ़ा हुआ है और आपको किसी और डिग्री में दाखिला ले रहे हैं, तो उनसे वो लाजमी ये सवाल भी पूछते हैं कि आपने वाई यू आर स्विचिंग फील्ड। SOP शो दैट यू हैव स्टडीड दिस अर्लियर ऑन एंड नाउ यू आर स्विचिंग फील्ड, एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ दैट। ओके, अगर आपका स्टडी के पीरियड में कोई गैप है, यानी कि आपने पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, 3-4 साल या 5 साल का आपके पास गैप है और उसके बाद आप दोबारा अप्लाई करें, लाजमी आपसे सवाल होगा कि वाई देयर इज अ स्टडी गैप एंड वाई यू थिंक एंड वाई यू वांट टू रिटर्न टू एकेडमिक्स आफ्टर दिस मच लॉन्गर गैप इन योर एकेडमिक करियर। तो वो आपसे पूछते हैं कि आप इतने गैप के बाद अब दोबारा पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चंस वो आपसे लाजमी पूछेंगे। उसके साथ साथ वो आपसे पूछ सकते हैं सिटी की, सराउंडिंग्स की इंफॉर्मेशन, जैसे कि वो आपसे पूछेंगे कि वाई यू हैव चूजन दिस स्पेसिफिक सिटी। जैसे जब मैंने अप्लाई किया था पहली दफ़ा मास्टर्स के लिए और GCU ने मेरा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि वाई ग्लासगो।
why you are attracted toward this city. There are so many other beautiful cities in UK. Why this specific city? तो आपके पास उसका कोई लॉजिकल आंसर होना चाहिए कि आपको वहाँ का हेरिटेज अट्रैक्ट किया, आपको वहाँ की लोकेलिटी अट्रैक्ट की, आपको वहाँ की इन्वायरमेंट पसंद आया, जो भी आप कुछ रीज़न ऐसा होना चाहिए कि जिससे वो सेटिस्फाई हो जाएं. उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि इस लोकेलिटी में और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जो आपने पहले देखी और आपने सोचा कि वहाँ पर मैं जाऊँ. ठीक है, ये तमाम क्वेश्चंस होने के बाद वो आपसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के क्वेश्चन पूछेंगे. जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने फंड्स कैसे अरेंज किए, फ्रॉम वेयर यू हैव अरेंज्ड योर फंड्स, who is supporting you, who is supporting and sponsoring you financially to do this course, how you have arranged your funds, how you can prove that these funds are your own, when your bank statement is maturing, when you are planning to come here. उसके बाद वो आपसे आपके प्लान्स के बारे में पूछेंगे कि आपने कब आना है. ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि बट इज़ योर प्लान टू ज्वाइन, when you are thinking to join, when you are thinking of arriving, do you need a visa, एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स. तो ये तमाम चीज़ें वो आपसे डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जो मौके पर आप जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, आपके रिस्पॉन्स से बाज़ दफ़ा वो फर्दर क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि आप ये कह रहे हैं लेकिन फिर फर्दर ये बताएं. तो ये भी आपने देखना है कि आपका रिस्पॉन्स बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए, उसमें कोई लूप होल्स नहीं होने चाहिए. आपने उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं देना कि जिससे वो आपको फर्दर क्वेश्चनिंग करके फंसा सकें. ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्रिस्टल क्लियर आपके आंसर्स हों, टू द पॉइंट, शॉर्ट आंसर्स देने, क्रिस्प आंसर देने. किसी किस्म का आपने कोई अभाम, कोई एम्बिगिटी नहीं छोड़नी. ठीक है, और आपने कोशिश करनी है कि वो आपके आंसर से सेटिस्फाई हो जाएं, लॉजिकल आपके आंसर्स होने चाहिए. ये कुछ टिप्स भी मैं साथ साथ आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए. सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आखिर के लिए मैंने छोड़ दिया था, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो आपसे पूछेंगे कि वो आपसे आपके फ्यूचर प्लान्स पूछेंगे कि आफ्टर स्टडिंग इन दिस डिग्री व्हाट आर योर प्लान्स टू आर यू गोइंग टू गो बैक और आर यू गोइंग टू स्टे हियर, वुड यू अवेल PSW. तो आपने इन तमाम सवालों के जवाब में कभी भी येस नहीं कहना. आपने हमेशा हर तरीके से क्लियरली उन्हें कहना है कि आई हैव नो प्लान्स टू स्टे इन UK, and after completing my degree I am going back to my home country because I want to work for the betterment of my own people and I want to serve in my own country. ये आपका जवाब होना चाहिए. अगर आपने उन्हें ये कहा कि मैं देखूंगा, सोचूंगा, UK में रहने का प्लान मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं यहाँ स्टे करूंगा, मैं PSW अवेल करूंगा या मैं एक्सटेंशन लूंगा, कोई बात आपने ऐसी अगर गलती से भी मुंह से निकाली तो वो आपको कैश नहीं देंगे, बिकॉज ये UK की पॉलिसी है. ठीक है, ना तो आपने इस इंटरव्यू में और ना ही आपने एम्बेसी के इंटरव्यू में एक दफ़ा भी हल्का सा भी उन्हें ये कहना है कि मैं यहाँ रुकने का मेरा कोई इरादा है. आपकी किसी बात से उन्हें ये चीज़ शो नहीं होनी चाहिए. आपने क्लियरली कहना है कि मैं वापस अपने मुल्क जाऊँगा डिग्री ख़त्म होते ही, और मेरा यहाँ पे स्टे का कोई इरादा नहीं है. बाद में जब आप आ जाते हो फिर थिंग्स दे गो इन अ डिफरेंट वे, और फिर आप उसके बाद आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन इंटरव्यू में आपने अगर ये चीज़ क्लियरली शो नहीं की तो फिर आपको कैश नहीं मिलेगा. SOP जो पर्सनल स्टेटमेंट आपने दी होगी एडमिशन के टाइम, उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है इंटरव्यू से पहले, बिकॉज इंटरव्यूअर के सामने आपकी SOP पड़ी होती है और वो उसी के ऊपर, उसी की बेस पे वो आपसे सारे क्वेश्चंस पूछेगा. तो अगर आपको अपनी SOP का ही नहीं पता होगा, या अगर वो आपके ओरिजिनल आपकी एस्पायरेशंस के साथ वो मैच ही नहीं करेगी, तो उसको आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. इसलिए SOP को आपको, अगर आप से वो मैच नहीं भी करती, आपने जो भी लिखा है एटलीस्ट उसको आप एक दो दफ़ा पढ़ें पहले इंटरव्यू में जाने से पहले, क्योंकि इंटरव्यूअर आपके आंसर्स को SOP से टैली करता है, और वो बाज़ दफ़ा आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं कि आपने तो SOP में ये लिखा हुआ है और अभी आप ये कह रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है. कोशिश करें कि आपने अपने आंसर्स के साथ स्टिक करना है, जो आपने SOP में लिखे हैं उससे आपने नहीं पीछे हटना, और उसी को ही आपने डिफेंड करना है. इसके अलावा इंग्लिश समझने में बाज़ दफ़ा हमारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि इंग्लिश एक्सेंट नहीं समझ आ रहा. अगर यहाँ पर आपको प्योर स्कॉटिश एक्सेंट का कोई इंटरव्यूअर मिल गया तो आपको बिल्कुल ही उसकी कुछ समझ नहीं आएगी, बिकॉज स्कॉटिश एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है. लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपने तसल्ली से काम तरीके से इंटरव्यू देना है. कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उन्हें पोलाइटली वे में आप पोलाइटली उन्हें कह सकते हो कि कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, या पार्डन मी आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, कैन यू प्लीज़ रिपीट. तो इस तरीके से कुछ भी रिफ्रेस करके, आपने सॉरी करके आपने एकदम से नहीं कहना सॉरी व्हाट, ऐसे नहीं आपने बोलना. आपने उन्हें पोलाइटली कहना है कि कैन यू प्लीज़ रिपीट दिस फॉर मी.
तो वो आपको रीफ्रेस कर देंगे, रिपीट कर देंगे। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई मुश्किल सवाल उन्होंने आपसे पूछ लिया जिसमें आपको थिंकिंग के लिए 3-4 सेकंड 10 सेकंड का टाइम चाहिए, तो अगर आप इंटरव्यूअर को इस तरह से इंगेज करोगे कि कैन यू प्लीज़ रिपीट, तो एक तो वो आपको रीफ्रेस कर देंगे, आपको बेटर सवाल की समझ आ जाएगी और आपको साथ में थोड़ा सा सोचने का टाइम मिल जाएगा कि मैंने अपने आंसर को कैसे तरतीब देना है। लेकिन कोशिश करें कि ये ट्रिक आप हर क्वेश्चन के साथ मत करें, बिकॉज अदरवाइज आपका इंटरव्यूअर जो है वो अनॉयड भी हो सकता है। आप कोशिश करें कि जो बहुत टफ क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन की आपको जेन्युइनली समझ नहीं आई, तो आंसर देने से पहले एक दफ़ा आप उनसे कहें कि प्लीज़ कैन यू रीफ्रेज इट फॉर मी, तो वो आपको रीफ्रेज कर देंगे और आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ रहा है और आपने क्या जवाब देना है। आपने तमाम सवालों के आंसर करने, चाहे आप कुछ भी आंसर करें, आपने किसी भी सवाल को ये नहीं कहना कि सॉरी आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस, तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। इसलिए आपने ये नहीं करना, क्लियरली आपने कहना है, आपने हर सवाल का कोशिश करके आंसर ज़रूर देना है, चाहे आप कुछ भी आंसर दें। अव्वल तो आपको जब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जब आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लोगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी इंटरव्यू देने में और आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग का भी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलें, कोई मसला नहीं है। एक्सेंट पे आपने तवज्जो नहीं देनी, आपके लफ्ज़ों की अदायगी सही होनी चाहिए। एक्सेंट तो हम सबका जाहिर है वो ब्रिटिश नेटिव एक्सेंट नहीं बन सकता और बाज़ दफ़ा एक्सेंट बनाने के चक्कर में हम लफ्ज़ जो हैं वो अपने गलत बोल देते हैं, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं बन पाता है। तो एक्सेंट पे आप अपना फोकस बिल्कुल नहीं रखना कि स्टाइल्स मार के मैंने इंग्लिश बोलनी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आप सही इंग्लिश बोल रहे हैं वो काफ़ी है। अगर आप लोग और भी किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या आप मुझे इंस्टा पर मैसेजेस भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक की रिक्वेस्ट को वीडियो की जो आती है उसको इनकॉर्पोरेट करूँ और उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। सो स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड माई चैनल। बाय बाय।